सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स के कमेंट्स और प्रश्न पढ़ने को मिलते हैं और उसमें नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में उनकी सफरिंग्स के बारे में पता चलता है। देखिए, नार्सिसिस्ट के साथ जो आपकी मेन सफरिंग है वो ये है कि नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में है कि नहीं है, ये ठीक से डिसाइड नहीं हो पाता, क्योंकि वो रिलेशनशिप में रहता भी है, रिलेशनशिप में नहीं भी रहता, कुछ बीच की चीज़ है। एक पैर उसका रिलेशनशिप के अंदर रहता है, एक पैर रिलेशनशिप के बाहर रहता है। और नार्सिसिस्ट जो है वो, आप देखेंगे, आप इससे एग्री करेंगे कि नार्सिसिस्ट के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन एक आम आदमी के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन एक आम आदमी में और एक नार्सिसिस्ट के अंदर फ़र्क ये है कि नार्सिसिस्ट अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों को एक सीमलेस पर्सनैलिटी में प्रस्तुत नहीं कर पाता। यानी ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बुराई एक अलग पर्सनैलिटी है और उसकी अच्छाई एक अलग पर्सनैलिटी। दोनों आपस में सीमलेसली मिलजुल करके एक पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक पर्सनैलिटी नहीं बल्कि दो पर्सनैलिटी से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन वो एक ही में घुल मिल जाती हैं, ये सीमलेसली एक ही पर्सनैलिटी बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक सामान्य आदमी से बात करने में हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट से बात करते हो हमें क्लियरली ये महसूस होता है जैसे कि एक व्यक्ति से नहीं, दो व्यक्तियों से हम बात कर रहे हैं, दो पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं। एक वो पर्सनैलिटी जो कि अच्छी है, स्वीकार्य योग्य है, और दूसरी वो पर्सनैलिटी जो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसकी पर्सनैलिटी जो है दो पोलैरिटीज़ के अंदर डिवाइड होकर के, विभक्त होकर के हमें दिखाई देती है। यानी हमें एक ही व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक अच्छा व्यक्ति और एक बुरा व्यक्ति। और चूंकि हमें बहुत ही क्लियरली ये दिखाई देता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनैलिटी जब दो भागों में डिवाइड होकर के दिखाई देती है तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से बदल जाती हैं। हम नार्सिसिस्ट से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेगा, एक समय आएगा जब वो हमें समझेगा, यानी उसकी जो बुरी पर्सनैलिटी है वो बदलेगी और वो हमें समझेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी नार्सिसिस्ट के साथ एक तरीके के डिससेटिस्फैक्शन में डूबी रहती है कि वो हमें जब समझेगा तब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। यानी हम भी एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में रहते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी दो भागों में विभक्त होकर के दिखाई देती है, ऐसा लगता है दो व्यक्तियों से हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम नार्सिसिस्ट को ये चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट जब बदलेगा तब हम रिलेशनशिप में रहेंगे। तो हम एक अपनी कंडीशन भी लगा देते हैं कि जब वो बदलेगा तो हम रिलेशनशिप में रहेंगे। तो इस तरीके से हम खुद भी बीच में आ जाते हैं। हम खुद भी रिलेशनशिप में रहते भी हैं और नहीं भी रहते। रहते इसलिए हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि एक दिन बदलेगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी का अच्छा एस्पेक्ट भी हम देखते हैं। और नहीं इसलिए हम रहते हैं क्योंकि हम उसकी पर्सनैलिटी के जो दूसरी पर्सनैलिटी है बुरी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि जब वो बदलेगी तो हम फिर रिलेशनशिप में वापस आएंगे, तभी हम रिलेशनशिप में वापस आएंगे। तो इस तरीके से हम भी बीच में ही हमेशा सफ़र करते रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट भी संबंध में बीच में रहता है, रहता भी है, नहीं भी रहता है। और हम भी जो नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स हैं वो भी रिलेशनशिप में रहते भी हैं और रिलेशनशिप में नहीं भी रहते हैं। तो बीच में रहना, डोल्ड्रम्स में रहना, इमोशनल डिसोनेंस में रहना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम स्टेबलाइज ही नहीं हो पाते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबल हम रह ही नहीं पाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हमें इसी डिसोनेंस को, इमोशनल डिसोनेंस को, इसी हमें बीच में रहने को, जिसे हम कहते हैं लिम्बो। लिम्बो का मतलब होता है बीच में रहना, कोई फैसला ना कर पाना। तो हम जब स्टेबल नहीं रहते हैं रिलेशनशिप में, कोई फैसला नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम ये बीच में जो हम पड़े रहते हैं इसको हम रिजॉल्व कर सकें, तो हम फिर कुछ इस रिलेशनशिप के बारे में कर सकते हैं।
इसीलिए आज मैं आपके सामने एक टर्म प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक फ्रेज प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि आज से पहले कभी यूज नहीं हुआ है, और वो फ्रेज है रेडिकल एम्पैथी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये रेडिकल एम्पैथी क्या होती है, क्योंकि ये रेडिकल एम्पैथी इतना इम्पॉर्टेंट चीज है, इतना इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जब हम बिना इसके हम अपने बीच में रहने को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ये रेडिकल एम्पैथी क्या है? याद रखिए, नार्सिसिस्ट का एक जीने का तरीका है, एक खुशी प्राप्त करने का तरीका है। तो वो खुशी कैसे प्राप्त करता है? वो खुशी प्राप्त करता है जब उसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। नार्सिसिस्टिक सप्लाई कब उसे मिलती है? जब उसकी ग्रैंडियोसिटी या फॉल्स इमेज जो उसने अपने बारे में बनाई है उसको बूस्ट मिलता है। उसने अपने बारे में जो झूठी भव्यता उसने अपने झूठे सेल्फ के अंदर ओढ़ करके रखी हुई है, जब उसको सपोर्ट मिलता है, उसको वैलिडेशन मिलता है, तब नार्सिसिस्ट को खुशी प्राप्त होती है, यानी वो अच्छा महसूस करता है। तो नार्सिसिस्ट ये झूठा सेल्फ क्यों बनाता है? देखिए, नार्सिसिस्ट, जैसे मान लीजिए कि नार्सिसिस्ट कोई कैसे बनता है, थोड़ा सा हम ये देखें। जैसे माँ बाप हैं, बच्चे की बहुत पैम्परिंग करते हैं, बहुत उसको दुलार देते हैं, राजा बेटा कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर आप गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने माँ बाप से बेसिकली सेपरेट ही नहीं हो पाते। तो वो क्या करते हैं कि वो चूंकि माँ बाप से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसके बाहरी दुनिया में जब वो जाते हैं तो वहां से भी वो अपने माँ बाप जैसी ही प्रेम को एक्सपेक्ट करते हैं। और माँ बाप का प्रेम तो इरेशनल होता है, राजा बेटा वाला प्रेम है। तो वो दुनिया से भी ये उम्मीद करते हैं कि उनको राजा बेटा वाला ही प्रेम मिलेगा। और दुनिया से जब उनको वो माँ बाप से मिलने वाले प्रेम जैसा प्रेम नहीं मिल पाता है, जो उन्होंने राजा बेटा वाली इमेज बना रखी है, नार्सिसिस्टिक इमेज, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो आग बबूला हो जाते हैं। और उसके बाद रिलेशनशिप में इमोशनल डिसोनेंस क्रिएट करने लग जाते हैं, मैनिपुलेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। तो ये तो एक तरीका है। और अगर उनको, ये तो एक तरीके के नार्सिसिस्ट का जीने का तरीका है, अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाए, किसी का कोई उन्हें माँ बाप जैसा ही प्रेम दे दे, तो फिर वो उनको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिल जाती है और उससे उनको खुशी प्राप्त होती है। फिर दूसरे तरीके के नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं? जैसे माँ बाप हैं, वो बच्चे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बच्चे की हर वक्त खिंचाई करते हैं, हर वक्त उसकी बुराई करते हैं। तो बुराई करने की वजह से बच्चा क्या होता है? इनसिक्योर बहुत महसूस करता है। इनसिक्योर महसूस करने की वजह से क्या है? बच्चा एक चाल चलता है। वो क्या करता है? एक झूठा सेल्फ इमेज ओढ़ लेता है। वो माँ बाप से झूठ बोलने लग जाता है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही बताने लग जाता है, झूठ मूठ, कि हाँ वो वही कर रहा है। जैसे माँ बाप को ये उम्मीद है कि पानी पी लिया, तो बच्चे ने पानी नहीं भी पिया होगा तो भी माँ बाप से कह देता है हाँ मैंने पानी पी लिया, ताकि माँ बाप से वैलिडेशन मिल सके। तो इस तरीके से वो झूठ बोल देता है और झूठ बोल करके अपनी इनसिक्योरिटीज को कवर अप कर लेता है। बाद में यही झूठ जो है, ताकि उसके सेल्फ, यही झूठ और वो जो झूठा सेल्फ इमेज उसने ओढ़ा हुआ था, यही क्रिस्टलाइज हो जाता है और बाहरी दुनिया में जब वो जाता है तो फिर उसी झूठी सेल्फ इमेज के सहारे जीने लग जाता है, जिसके नीचे वो अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाए हुए होता है। और जब उसकी झूठी सेल्फ इमेज को लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, झूठी सेल्फ इमेज से जुड़े हुए नैरेटिव को सब करते हैं, तो उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है और इस तरीके से नार्सिसिस्ट खुश हो जाता है। यह है नार्सिसिस्ट का जीने का तरीका। किसी भी व्यक्ति के जीने का जो तरीका है वो बेसिकली उसके खुशी प्राप्त करने का तरीका है। अब आपका जीने का तरीका क्या है? आपका जीने का तरीका नार्सिसिस्ट के जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है आपका जीने का तरीका। जैसे कि एक आदमी का और एक औरत का जीने का तरीका अलग होता है, वैसे ही एक नार्सिसिस्ट का और आपका जीने का तरीका अलग है। एक नार्सिसिस्ट का और एक एम्पैथ का जीने का तरीका अलग है। एम्पैथ के अंदर ये नहीं है कि वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, ताकि दूसरे लोग उसकी फॉल्स इमेज और उसके नैरेटिव में भरोसा करके उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई दें। तो उसका जीने का तरीका ये है कि वो एक सामान्य तरीके से जीना चाहता है, दूसरे लोगों को प्रेम देना चाहता है, दूसरे लोगों को जो प्रेम देता है उसी प्रेम से उनको, एम्पैथ को खुशी मिलती है। तो जब ये एम्पैथ देखता है कि नार्सिसिस्ट तो उसके तरीके को बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो इससे एम्पैथ को बहुत झटका लगता है और वो बहुत दुखी रहने लग जाता है। इसी दुख को कम करने के लिए जिस चीज को हमें समझने की जरूरत है
और वो चीज है रेडिकल एम्पैथी। रेडिकल एम्पैथी क्या है? रेडिकल एम्पैथी बेसिकली एक ऐसी समझ है जो समझ हमें ये बताती है कि दूसरा व्यक्ति जिसका कि जीने का तरीका अलग है, खुशी प्राप्त करने का तरीका अलग है, और मेरा जो खुशी प्राप्त करने का तरीका है वो दूसरे व्यक्ति से अलग है, उसका अलग है, तो दोनों खुशी प्राप्त करने के तरीके के बीच में किसी भी प्रकार की करेस्पॉन्डेंस नहीं है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संप्रेषण नहीं है, दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यानी कि नार्सिसिस्ट का खुशी प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए उसका जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। मेरा खुशी प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और मेरे तरीके में और नार्सिसिस्ट के तरीके के बीच में कोई संबंध नहीं है, उसके मेरे और उसके तरीके के बीच में कोई पुल नहीं है, कोई पुल या ब्रिज नहीं है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, ठीक से आजमा करके देख लेते हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर रेडिकल एम्पैथी है। रेडिकल एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे से ये समझना, दूसरे के बारे में, कि मेरे जीने के तरीके और खुशी प्राप्त करने के तरीके में और इसके जीने के तरीके में और खुशी प्राप्त करने के तरीके में कोई संबंध नहीं है, कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है, कोई संप्रेषण नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो अलग है, हम अलग है, दोनों का सेगमेंट अलग है। जैसे कि पालक की सब्जी में और ताजमहल में कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे ही नार्सिसिस्ट के जीने के तरीके में और हमारे जीने के तरीके में कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों का सेगमेंट ही अलग है, दोनों का टाइप ही अलग है, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम ये बात समझ जाते हैं कि नार्सिसिस्ट का खुशी प्राप्त करने का तरीका अलग है, क्योंकि वो अपनी फॉल्स सेल्फ इमेज को बूस्ट करके, दूसरे लोगों को कंट्रोल करके, नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्राप्त करके खुश होता है, और हम जो है सामान्य जीवन जीते हैं, दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, दूसरे के दुख दर्द में साथ में खड़े होते हैं, और अगर हम दूसरे के दुख दर्द में साथ दे पाते हैं तो फिर हम खुश महसूस करते हैं। ये मेरा सुख प्राप्त करने का तरीका है, खुशी प्राप्त करने का तरीका है, ये मेरा जीने का तरीका है। तो दोनों के बीच में, मेरे तरीके में और नार्सिसिस्ट के तरीके के बीच में कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है। जब हम ये समझ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर रेडिकल एम्पैथी है। अगर हमारे अंदर ये रेडिकल एम्पैथी है, इसका मतलब ये हुआ कि हम नार्सिसिस्ट से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो समझे हमें। क्यों? क्योंकि हमारे खुशी प्राप्त करने के तरीके में और उसके खुशी प्राप्त करने के तरीके में कोई कनेक्शन ही नहीं, तो हम ये नहीं समझेंगे कि नार्सिसिस्ट, ये उम्मीद करेंगे कि नार्सिसिस्ट हमें समझे। और नार्सिसिस्ट को हम दो व्यक्ति नहीं समझेंगे, एक ही व्यक्ति मानेंगे। अच्छा और बुरा दो अलग अलग पर्सनैलिटी उसके अंदर लगती जरूर है, लेकिन हम उसको दोनों को अलग अलग नहीं मानेंगे, उसको हम एक ही मानेंगे। और बुरे को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसका जो बुरा होना है वो उसके नार्सिसिस्टिक सप्लाई उसको प्रोवाइड करवाने का एक नेसेसरी और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं प्राप्त कर सकता, खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर रेडिकल एम्पैथी है ना। रेडिकल एम्पैथी से हम ये बात समझ गए हैं। तो जब हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा इसका असर? इसका असर ये होगा कि हम नार्सिसिस्ट को या तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, पूरी तरीके से स्वीकार करेंगे, या पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देंगे। साथ रहेंगे अगर हम, तो अच्छे और बुरे दोनों को ध्यान में रख करके, दोनों को स्वीकार करते हुए हम साथ में रहेंगे। अच्छा और बुरा को अलग अलग नहीं देखेंगे, अच्छे और बुरे को एक ही मान करके साथ में रहेंगे। तो इससे हम बीच में रहना बंद कर देंगे। तो हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे कि जब तुम बदलोगे तो हम रहेंगे, जब नहीं बदलोगे तो हम नहीं रहेंगे। हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडीशन लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करेस्पॉन्डेंस ही नहीं है। उसका जीने का तरीका अलग है, मेरा जीने का तरीका अलग है। तो जब हम कोई कंडीशन ही नहीं लगाएंगे तो फिर हम बीच में नहीं, लिम्बो में नहीं रहेंगे, बीच में नहीं फंसे रहेंगे, हम फैसला ले पाएंगे, स्टेबल होकर के हम जी पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है रेडिकल एम्पैथी का। और एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि रेडिकल एम्पैथी हमारे अंदर है, हम रेडिकल एम्पैथी से ये समझ गए, तो हमें अब कैसे जीना है ये भी हमें समझना होगा, कैसे नार्सिसिस्ट के साथ बर्ताव करना है ये भी हमें समझना होगा।
रेडिकल एम्पैथी फर्स्ट स्टेप है, और जो सेकंड स्टेप है वो इस चीज के ऊपर विचार करना है कि क्या हमें नार्सिसिस्ट के साथ एग्रेसिव होना है, उग्र होना है, कि हमें नार्सिसिस्ट के साथ सौम्य बने रहना है। नहीं, नार्सिसिस्ट के साथ हमें बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ते का मतलब क्या है? ना तो हमें डिसरिस्पेक्टफुल होना है और ना हमें अपने जीवन शैली को बदलना है। हमें अपनी जीवन शैली को भी स्वीकार करके चलना है, लेकिन उसकी जीवन शैली को हमें डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्टफुली नहीं देखना है, एक्सेप्टेंस के साथ देखना है। तो ना तो हम अपने आप को छोड़ेंगे और ना हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे, उसको अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे, उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ना हम उसको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। तो ना हम उसके साथ उग्र होंगे और ना हम उसके साथ प्रेम में बहुत ज्यादा बहकेंगे। यानी हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे, मध्यस्थ रास्ता निकालेंगे। तो याद रखिए, पहले वही बीच का रास्ता आपके दुख का कारण था और आज यही बीच का रास्ता आपकी समझदारी का कारण है। और इस बीच के रास्ते को आपने इसलिए चुना है क्योंकि आप रेडिकल एम्पैथी समझ गए। पहले आप रेडिकल एम्पैथी नहीं जानते थे, तो इसी बीच में रहने की वजह से आप दुखी रहते थे, स्टेबल नहीं रहते थे। लेकिन जब आप रेडिकल एम्पैथी को समझ गए तो आप फिर से बीच में रहेंगे, उग्रता नहीं रखेंगे, उग्रता नहीं रखेंगे नार्सिसिस्ट के प्रति, डिसरिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, साथ ही साथ अपने जीवन की शैली को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बीच में अब आप रहेंगे। तो ये बीच में रहने से आप स्टेबल हो जाएंगे, एक सही एटीट्यूड प्राप्त कर पाएंगे। और ये सही एटीट्यूड आप इसीलिए प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि आप ये समझते हैं कि रेडिकल एम्पैथी नार्सिसिस्ट के साथ रहने में किसे कहते हैं।